को जो मना रहे हैं, जो भारत की पुण्य भूमि में है, उन सभी को उजांक आईएएस एकेडमी की तरफ से जबरदस्त डिस्काउंट प्राप्त हो। डेफिनेटली आप अपनी तैयारी करें और आप आगे बढ़ें। इसी जो मनोकामना है, इसके साथ हम अपनी शुरुआत करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप आज ईश्वर से ये मनोकामना करेंगे कि डेफिनेटली आप जो लक्ष्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं उसमें आप सफल हों। सबसे पहले मुझे दोस्तों बताइए, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल क्लियर पहुंच रही है और आप आज के सेशन के लिए तैयार हैं? क्योंकि आज मैं ऐसी महत्वपूर्ण बातें करूंगा जिसमें कुछ बातें मैं पहले तो कर चुका हूं, लेकिन उनके स्ट्रेटजिक वे में आपके साथ लेकर आ रहा हूं। और वो ये है कि कॉमन स्ट्रेटजी ऑफ यूपीएससी टॉपर। कॉमन का मतलब है कि अगर मैं कई टॉपर से बात कर चुका हूं, उनमें से कई लोगों से उनकी स्ट्रेटजी को मैं डिस्कस कर चुका हूं, अगर मैं श्रुति शर्मा को बहुत अच्छी तरह जानता हूं, तो डेफिनेटली उनको ग्रो करते हुए देखा, उनको फेलियर से सक्सेस और आईएएस टॉप करते हुए देखना है, तो डेफिनेटली मैंने कुछ चीजों को आइडेंटिफाई किया है और आज मैं उसके बारे में आपसे बात करूंगा कि वो कॉमन स्ट्रेटजी क्या है। लेकिन मेरे बात करने का तरीका आज बिल्कुल अलग होगा। आज मैं तुम्हें उन सीक्रेट्स के बारे में बताऊंगा जो किसी भी वीडियो में आपको टॉपर नहीं बताते, लेकिन अपनी स्ट्रेटजी की शुरुआत वो वहीं से करते हैं। तो डेफिनेटली आप भी जानना चाहते होगे कि वो स्ट्रेटजी क्या है, वो कैसे काम कर रही हैं, वो कैसे आगे बढ़ रही हैं, और डेफिनेटली आपसे वो चीजें जो नहीं डिस्कस की जाती हैं, जो टॉपर सीक्रेट है, जो कॉमन स्ट्रेटजी है, वो डेफिनेटली आप जानना चाहते होंगे। अगर जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि हां सर, हम उन स्ट्रेटजी को जानना चाहते हैं जो टॉपर्स भी वीडियो में डिस्कस नहीं करते हैं, और वो गलतियां जो हमसे हो जाती हैं वो क्या हैं और किस रूप में हमें तैयारी करनी चाहिए, वो सारी की सारी सेगमेंट जो है वो लेकर आ रहा हूं। और डेफिनेटली जैसे यूपीएससी लवर ने कहा कि फाउंडेशन बैच में ऑफर लेकर आइए, तो डेफिनेटली आज महाकाल के आशीर्वाद से महाशिवरात्रि के दिन कुछ जबरदस्त, आपकी उम्मीदों से भी बड़ा ऑफर आपके सामने आने जा रहा है। बस मेरे साथ वीडियो के आखिरी तक जुटे रहिए। स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा आज मैं ऐसी चीजों के बारे में जो आपकी पढ़ाई को एक नया आयाम दे सकते हैं। आप जिन सपनों को बुन रहे हैं, उन सपनों को हकीकत में बदलने का जो है वो आपको रास्ता दे सकते हैं। और बहुत बार जो कहा गया है, ये जो जीवन है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आदि योगी शिव शरीर पर भस्म रमाए मस्त मौला तरीके से, वो योग में आदि योगी कहे गए, यानी उन्हीं से ही सब कुछ प्रारंभ होता है। तो आदि योगी से हम क्या सीख सकते हैं कि प्रारंभ हमारे अंदर है, हमें अपने लक्ष्यों तक पहुंचना है, प्रारंभ के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो क्यों ना चलिए आज बढ़ चले, उन्हीं को ध्यान करते हुए, उन्हीं के साथ फोकस करते हुए और उनके ही आचरण से सीखते हुए। और हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा कि कभी भी समय आपके फेवर में रहे चाहे ना रहे, अगर आप एक योद्धा हैं तो आपको समय को अपने फेवर में लाना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि या वक्त के साथ खुद को बदल लो या अपने हिसाब से वक्त को बदल दो, तो तुम वो बेहतरीन लोग हो, वो योद्धा हो। मैं स्टूडेंट मान के बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं योद्धा मान के बात कर रहा हूं कि जो वक्त को अपने हिसाब से बदलने की ताकत रखते हैं। बताइए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कि आप खुद को योद्धा मानते हैं। मुझे सबका कमेंट चाहिए, एक एक स्टूडेंट का कमेंट चाहिए कि हां मैं सर अपने आप को योद्धा के रूप में देखता हूं, एक विद्यार्थी के रूप में नहीं। और मैं आज इस क्लास से सिद्ध करूंगा कि वाकई में ये युद्ध है, ये बहुत बड़ा युद्ध है। और इस युद्ध को जीतने के लिए कुछ ऐसे आज छुपे हुए नियम, कुछ ऐसे छुपे हुए सीक्रेट्स बताऊंगा जिस पर आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, या तैयारी में जब समय खराब हो जाता है तब कहीं जाकर आप ध्यान दे पाते हैं। मुझे बताइए कि क्या आप अपने अंदर योद्धा की फीलिंग महसूस करते हैं? मुझे सबके कमेंट चाहिए, सबके कमेंट चाहिए। एक एक पर्सन जो मुझे सुन रहा है, अगर उसके अंदर फीलिंग है वॉरियर की, योद्धा की, अगर उसकी भुजाओं का खून उबलता हो तो बताइए मुझे, क्योंकि इस बड़े पहाड़ जो यूपीएससी है, जो चुनौती है, इससे टकराने के लिए अंदर तुम्हारा खून उबलना चाहिए, तुम्हारे अंदर एक डिजायर होनी चाहिए, लेकिन वो डिजायर बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। इतनी आग होनी चाहिए कि बड़ी से बड़ी मुश्किल को तुम जलाकर खाक कर दो, तभी आज इस क्लास के साथ मजे कर पाओगे, इसको सीख पाओगे। तो मुझे सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, कोई भी ना छूटे, कि क्या तुम्हारे अंदर योद्धा की फीलिंग है? क्या तुम्हारे अंदर आज वो आग है कि जो तुम कह सकते हो कि हां मैंने जो सपने देखे हैं खुली आंखों से देखे हैं और अब मैं उसे पाने के लिए पूरी ताकत लगा दूंगा। योद्धा तब तक विश्राम नहीं करता, योद्धा तब तक विश्राम नहीं करता जब तक वो युद्ध जीत नहीं जाता।
जीतना उसकी नियति है अथवा वो खत्म हो जाता है। वो बार बार प्रयास करता है, उसका सोना, जागना, जीना, मरना सब कुछ अपना लक्ष्य होता है। तो तुम्हारे अंदर जब ये फीलिंग आने लगेगी तो तुम्हारी भुजाएं भी फड़केंगी, तुम भी एकाग्र हो जाओगे, तुम भी सक्रिय हो जाओगे, और अगर ये तुम्हारे अंदर बात आ गई तो तुम इस युद्ध में सफल होकर निकलोगे। तो मुझे बताओ कि कितने लोगों के अंदर वो फीलिंग है वॉरियर की, तभी आज की क्लास शुरू हो पाएगी। बहुत से लोगों ने कहा बिल्कुल यही बात है और यही महत्वपूर्ण चीज है। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं और जीत कर दिखाते हैं। चलिए आज की शुरुआत करते हैं और जीत कर दिखाते हैं। और आज मैं आपको वो कॉमन स्ट्रेटजी बनाने जा रहा हूं जो ये टॉपर्स फॉलो करते हैं और अपनी जिंदगी को लेकर और आपको सिर्फ टॉपर नहीं बनना है, मेरा ओजांकियन सिर्फ टॉपर नहीं बनता है, मुझे तो अपने स्टूडेंट के अंदर ऐसे बेशकीमती हीरे चाहिए। इस एकेडमी में हम सिर्फ सिलेक्शन के बारे में बात नहीं करते, हम व्यक्तित्वों की बात करते हैं। वो व्यक्तित्व जो भारत की तकदीर को बदल दे, वो व्यक्तित्व मेरा जब स्टूडेंट, उससे पाकिस्तान, चीन जैसे देश घबराए। वो ऐसा आईपीएस, आईएफएस, आईएएस अधिकारी जो भारत की नियति को लिखता हो, जिसकी एक आवाज का डंका पूरे देश में फैलता हो, पूरे विश्व में जाता हो, देशों को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर देना पड़ता हो, दुश्मन देश सोच भी ना पाए कि ऐसे बेहतरीन इंसान की अगली चाल क्या होगी। तो वादा भी मुझे चाहिए कि सिर्फ टॉपर नहीं बनना है, टॉपर बनने के बाद रिलैक्स नहीं होना है, अपने आप को व्यक्तित्व में बदल देना है। ऐसा व्यक्तित्व जो आने वाली पीढ़ियां तुम्हारा अनुसरण करें, तुम्हें फॉलो करें, तुम्हें अपना आइडियल माने। देश के लाखों करोड़ों लोग तुम्हारी वजह से अपने घरों में चैन की नींद सो सकें और दुश्मन की नींदें उड़ी हो। पाकिस्तान में लोग सो ना पाए कि इस दिमाग में अगला चाल क्या होगा जो हमें बर्बाद कर देगा। यह चाहिए। भारत की सीमाओं को सुरक्षित करना है। भारत माता पर, चाहे वो सामरिक रूप हो, चाहे वो आर्थिक रूप हो, चाहे वो राजनीतिक रूप हो, भारत माता के ऊपर कोई पैर न रख पाए। वादा मुझे चाहिए तुमसे, ये वादा चाहिए, तभी इस क्लास का मतलब है, क्योंकि तभी तुम अपने आप को व्यक्तित्व में परिवर्तित कर पाओगे। आज तुम व्यक्ति हो, आज तुम अनजान हो, लेकिन मैं ये जानता हूं कि अगर तुम्हारे अंदर वो चिंगारी पैदा हो गई और तुमने अपने आप को जीवन पर्यंत इस युद्ध में झोंक दिया, तो तुम व्यक्तित्व में परिवर्तित हो पाओगे। मुझे वादा चाहिए, मेरा कौन सा ओजांकियन ऐसा है जो अपने आप को इसमें परिवर्तित करना चाहता है? कौन जो है वो भारत का भाग्य लिखना चाहता है? कौन है जो भारत की सीमाओं को सुरक्षित करना चाहता है? कौन है जिसके दिमाग, जिसके कौशल, जिसकी क्षमता से पूरे विश्व में खलबली मच जाए, उसका एक भाषण दुनिया के देशों में हलचल पैदा कर दे? मुझे एस जयशंकर का स्टूडेंट चाहिए, मुझे जो है अजीत डोभाल जैसा स्टूडेंट चाहिए, मुझे ऐसे स्टूडेंट चाहिए जो वाकई में जिनकी एक एक कदम से पूरे दुनिया में भूचाल आता हो। है तुम्हारे अंदर ये दम? तो मुझे तुमसे प्रॉमिस चाहिए, सबसे चाहिए, खुलकर चाहिए, दिल खोल कर कहो, हां सर, मैं भी अपने आप को इसी तरह बदलना चाहता हूं। आने वाली पीढ़ियां सालों साल तुम्हारे बारे में बात करें। मसला अब सिर्फ यूपीएससी एग्जाम को क्रैक करने का नहीं है, हम ये चीज बहुत पहले छोड़ आए हैं। हमारे सपने थोड़े बड़े हैं, हमारे सपने थोड़े ऊंचे हैं, हमारे पैर जमीन पर हैं लेकिन हमारी निगाहें आसमान पर हैं, और हमारी निगाहों में हम अपने आप को व्यक्तित्व बदलना चाहते हैं। हम एक ऐसी शख्सियत में बदलना चाहते हैं जो भारत के निर्माण में अपना खून पसीना लगा सके। हम इस देश से केवल जो है उसके संसाधन नहीं लेना चाहते, हम इस देश को बहुत कुछ देना चाहते हैं। है हिम्मत तो आ जाओ, आ जाओ, जोश के साथ बात करो। और अगर हम इसके साथ लगे रहेंगे तो दुनिया में हमें आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो चलो एक वादा करते हैं आज कि ये आज हमारा सपना है, ये आज हमारा सपना है, कल ये व्यक्तित्व हमारा अपना है। तो इस सपने के साथ शुरू करो कि सिर्फ टॉपर नहीं बनना है, मुझे ऐसी शख्सियत के रूप में बदलना है कि देशों के पसीने छुड़ा देने हैं। तुम्हारे दिमाग से देश घबराते होंगे आज जब एस जयशंकर यूरोप के बारे में एक लाइन बोलते हैं, यूरोप में तहलका मच जाता है, तहलका मच जाता है। अजीत डोभाल क्या स्टेप लेंगे ये किसी देश को नहीं पता होता है। तुम्हें पता होगा पाकिस्तान को अपना एनएसए बदलना पड़ गया था, क्योंकि उनको यह भरोसा था कि हमारा एनएसए इस व्यक्तित्व के सामने फीका पड़ जाएगा, इस व्यक्ति के अनुभव के सामने कांपने लगेगा। तो उन्होंने पहले अपना एनएसए बदला, बोला अब जाओ तुम अजीत डोभाल से बात करो, नहीं तो वो व्यक्ति अपनी बातों में तुम्हें ऐसा फंसाएगा कि तुम निकल ही नहीं पाओगे। मुझे ऐसे स्टूडेंट चाहिए, मुझे ऐसा जज्बा चाहिए, मुझे ऐसा जोश चाहिए जो कल भारत के निर्माण में हम ओजांकियन एक बहुत ही पॉजिटिव योगदान दे सके।
आने वाली पीढ़ियां हमें याद रखें, इस ताकत के साथ चलते हैं तो अब तुम्हें स्ट्रेटजी समझ में आएगी जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। दोस्तों, शुरुआत की हमने युद्ध से। आज पूरी दुनिया में युद्ध का माहौल है, तनाव है, युद्ध कई स्तर पर चल रहे हैं। देखो, भारत के खिलाफ एक अमेरिकन उद्योगपति ने एक ऐसा छद्म युद्ध छेड़ा है जो कहता है कि भारत की चुनी हुई जनता, हमने चुनकर भेजा है, उसको वो लोकतंत्र नहीं मानता है। युद्ध छद्म है, युद्ध प्रत्यक्ष है। रूस और यूक्रेन आपस में लड़ रहे हैं। युद्ध छद्म के रूप में आतंकवादियों के माध्यम से है, कहीं पैसे के माध्यम से, कहीं विचारधारा के माध्यम से, कहीं ट्विटर पर वॉर है, कहीं भारत विरोधी तत्वों को देश के अंदर भेजकर भारत में वैचारिक परिवर्तन किए जा रहे हैं। इस समय हम युद्ध के दौर से गुजर रहे हैं और युद्धों के रूप बिल्कुल अलग अलग हैं। कोई किसी देश के ऊपर अपना जासूसी बैलून छोड़ रहा है, कोई कुछ नई चीजें कर रहा है, कोई सैटेलाइट उड़ा रहा है, कोई साइबर युद्ध में जुटा हुआ है। चारों तरफ युद्ध का माहौल है और युद्ध का नियम होता है, युद्ध का नियम होता है सतर्क रहना। यूपीएससी भी एक युद्ध है। 13 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं। 13 लाख लोगों के मन में वो सपना है, उन्होंने कदम बढ़ा दिया है, यूपीएससी का फॉर्म भर दिया है और फॉर्म भर के वो जताना चाहते हैं कि हम भी आईएएस बनना चाहते हैं। तुम्हारी उस एक सीट के लिए, तुम्हारे एक सपने के लिए इतना भयानक मारामारी, एक सीट के लिए 13 लाख लोग जो है दावेदार है। अभी कितने दावेदार बचे हुए हैं जो शायद अगले साल हिम्मत दिखा पाएंगे, जुटेंगे? अब अंदाजा लगाओ यूपीएससी के इस युद्ध में तुम्हें किस चीज का पालन करना पड़ेगा। क्या तुम शांति के नियमों से इस युद्ध को जीत सकते हो? क्या तुम आराम आराम से जीकर इस युद्ध को जीत सकते हो? मुझे जवाब चाहिए। क्या तुम सोच रहे हो कि जैसे अपने ग्रेजुएशन में मस्ती के दिनों में कैंटीन में जो है वो टेबल बजाते हुए, गाने गाते हुए, कभी कभी पढ़ाई करते हुए, क्या तुम इन 13 लाख लोगों के मुंह से अपनी एक सीट छीन सकते हो? मुझे जवाब चाहिए तुमसे। क्या तुम्हारे मन में ऐसी कोई भावना है? क्या तुम्हारे पास ऐसी कोई ऐसी चीज है जो तुम्हें यूपीएससी लाकर फ्री में वो सीट सौंप देगा? क्या मुझे बताओ। 13 लाख लोगों की सेना की कल्पना करो, 13 लाख, और एक राजगद्दी तुम्हारे हिस्से की है। अब अंदाजा लगाओ, 13 लाख की सेना। इतिहास में इतनी बड़ी कोई सेना नहीं रही जितनी बड़ी लड़ाई तुम लड़ रहे हो। अभी तक सेनाओं की संख्या हजार, कुछ लाख में हुई है। 13 लाख लोग तुम्हारे कंपटीशन में है जो तुम्हारा सपना छीनना चाहते हैं, जो तुमसे आगे है। कोई आईपीएस है, कोई आईआरएस है, कोई कुछ और है, और तुम्हें अपनी एक सीट चाहिए। मुझे बताओ, ये युद्ध है या नहीं है? मुझे सबसे चाहिए जवाब, क्या ये युद्ध है या नहीं है? अब यहां हम बात करते हैं कि अगर तुम वॉर में हो तो शांति के नियमों से काम नहीं चलेगा। वो कॉलेज का जो मस्त मौला इंसान था उसको पीछे छोड़ना पड़ेगा। वो राजा जो संगीत लिखता था, बनाता था, कविताएं लिखता था, वो भी युद्ध के दौरान उनको किनारे करता है और अपने कमर में तलवार टांग लेता है, अपनी भुजाओं पे आर्मर बांध लेता है, मुकुट पहनकर घोड़े पर चढ़कर वो युद्ध के मैदान में चला जाता है। तो जिस दिन तुमने यूपीएससी के बारे में सोच लिया और उन 13 लाख लोगों से अपनी एक सीट के लिए शुरू कर दी फाइट, उसी दिन तुम युद्ध में उतर गए। तो युद्ध के नियम और शांति के नियमों को एक साथ लेकर नहीं चला जा सकता। युद्ध के नियम बहुत ही विकट होते हैं, हर समय सतर्कता होती है और बहुत कुछ दांव पर लगा होता है, बहुत कुछ दांव पे लगा होता है। बड़े ध्यान से सुनना जो मैं अब क्लास के बारे में बात करने जा रहा हूं। ये क्लास जो है उस वॉर स्ट्रेटजी के बारे में, तुम सोच रहे हो हमें यूपीएससी के बारे में बात करने जा रहे हैं। यूपीएससी सोचोगे तो बैठे रहोगे। अरे 2024 में एग्जाम देना, 2025 में एग्जाम देना है। तुम क्या उम्मीद कर सकते हो कि युद्ध क्षेत्र में ये सैनिक सोचेगा अगले साल मेरे ग्रह नक्षत्र अच्छे होंगे तब मैं अच्छी फाइट करूंगा? एक बम गिरेगा और इसका अस्तित्व हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। हर दिन लड़ना है, हर पल लड़ना है, हर क्षण लड़ना है। अगर ये तुम्हारे अंदर अगर है आग, तो निश्चित रूप से तुम्हें कोई भी इस युद्ध में जीतने से रोक नहीं सकता। हार उसकी होगी जो कॉलेज के व्यक्तित्व के साथ यूपीएससी में उतर आएगा और उसको लगेगा कॉलेज में भी लास्ट में 1 महीने पढ़कर मैंने अच्छे नंबर ले लिए थे, यूपीएससी में भी पढ़कर मैं ले लूंगा। कभी जिंदगी में उससे जो है वो युद्ध नहीं जीता जाएगा। जिस दिन वो उतरा है, जिस दिन वो तैयारी में उतरा है, अगर उसके अंदर ये आग है कि ये युद्ध है और इस युद्ध में मुझे जबरदस्त काम करना है, उस दिन उसको कोई भी अब रोक नहीं पाएगा। तो चलिए स्ट्रेटजी में बात करते हैं। याद है एक पिक्चर आई थी 300, स्पार्टन्स के बारे में थी, याद है किसी को? क्यों दोस्तों? याद है ये?
याद है उस पिक्चर में एक कैरेक्टर हुआ करता था, तो ये बहुत महाबली था। बड़े बड़े ध्यान से मैंने आज की बातें आपको सिखाई हैं। तो 300 मूवी में ये स्पार्टन बहुत बहुत जो है ये बहुत जबरदस्त योद्धा थे। तुम्हें पता है उस पिक्चर को अगर तुमने देखा होगा तो वो हारे क्यों थे? वो हारे थे एक गद्दार की वजह से। उनके बीच में एक गद्दार था जिसने जाकर इनके दुश्मनों को सारी सूचना, इनकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन, ये सब कुछ दे दी थी। ये सब कुछ दे दी थी और इस गद्दार की वजह से ये सारे के सारे योद्धा मारे गए थे। नहीं तो ये जब तक लड़े ये अपने दुश्मनों पर भारी रहे। तो मैं कहानी कहां से शुरू कर रहा हूं? मैं कहानी शुरू कर रहा हूं कि जब आज मैं आपको सफलता के नियम से पहले असफलता के नियम बताऊंगा। आज आपको आपके अंदर छिपे हुए आंतरिक गद्दारों से परिचित कराऊंगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपकी जिंदगी में हम सफलता के सेमिनार सुनते हैं, हम मोटिवेशन की बातें सुनते हैं, हम सफल कैसे हों ये तो हमें पता होता है। कितनी बार आपने वीडियो सुने होंगे, इस सुबह जल्दी उठ के पढ़ना चाहिए, इतने घंटे पढ़ना चाहिए, रेगुलर पढ़ना चाहिए, अनुशासन का पालन करना चाहिए। लेकिन आज मैं इसके उलट कुछ बताऊंगा कि क्या आप नहीं करते हैं, क्यों सुनने के बाद भी हमसे वो पालन नहीं हो पाता। जब तक तुम अंदर के इन गद्दारों को, इन ट्रेटर्स को खत्म नहीं करोगे, तुम एक व्यक्तिगत योद्धा तो बने रहोगे। यानी लोग कहेंगे टैलेंटेड बहुत था, दिमाग बड़ा अच्छा था, सपने बड़े अच्छे थे, लेकिन आईएएस नहीं बन पाया। क्या तुम अपनी जिंदगी में यह सुनना चाहते हो? मुझे बताओ, क्या तुम यह सुनना चाहते हो कि यार टैलेंटेड बहुत था, बचपन से ही लोगों ने कहा इसके अंदर तो आईएएस मटेरियल है, यह तो आईपीएस बनेगा ही बनेगा, लेकिन तुम सफल नहीं हो पाए? क्यों? क्योंकि तुमने सफलता के नियमों को तो जाना, असफलता के नियमों को कभी सीख नहीं पाए। तो आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं असफलता के नियम। आज मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूं वो चीजें जो तुम्हें असफल करती हैं। रेडी? तो चलिए अब बात करते हैं। तो असफलता के नियमों को अगर मैंने हटा दिया तो मेरे पास क्या रहेगी? मुझे बताओ, अगर मैंने अनसक्सेसफुल होने के कारण, एक स्टूडेंट यूपीएससी में अनसक्सेसफुल क्यों होता है, टॉपर्स ने कैसे उनको हटाया, एक अटेम्प्ट खराब करने के बाद, 2 अटेम्प्ट खराब करने के बाद, 3 अटेम्प्ट खराब करने के बाद, तुम बिना अटेम्प्ट खराब किए वो गलतियां हटा सकते हो अपनी जिंदगी से। अगर तुम अनसक्सेसफुल होने के कारणों को हटा दोगे तो तुम्हारे हिस्से में क्या आएगा? क्या आएगा? मुझे कमेंट बॉक्स में सबसे चाहिए, क्या है तुम्हारे हिस्से में? अगर असफलता के कारणों को हटा दोगे तो तुम्हारे जीवन में क्या बचा? तुम्हारी मेहनत है, तुम्हारा लगन है, तुम्हारा परिश्रम है, तुम्हारा ध्येय है, टीचर का गाइडेंस है। तुम्हारे हिस्से में क्या आएगा? बिल्कुल सही तुमने कहा, और वो है सक्सेस। और इसी के लिए तो तुम आए हो, इसी के लिए तो तुम्हारे पिता ने, माता ने इतना दांव लगाया है। तो चलो बढ़ते हैं और सीखते हैं नियमों को। पहला डोंट, यानी वो गद्दार जो तुम्हारे अंदर है, जो तुमसे गलती करवाता है, जो तुम्हें जीतने नहीं देता, सबसे पहले उसके बारे में जान लो। पहली गलती होती है, स्टूडेंट आता है, पूछता है क्लास कब शुरू हो रही है, पूछता है कौन सी किताब पढ़े, टीचर कैसा है, कोचिंग कितनी है, फीस कितनी है, लेकिन वो कभी भी फंडामेंटल नहीं जानता है। तो अगर आप सबसे पहले उनमें से हैं जिन्होंने सिलेबस एनालिसिस, सिलेबस पढ़ना नहीं, एनालिसिस, एक एक बात के अंदर छुपी हुई बातें, तो अगर जो अवॉइड करता है सिलेबस एनालिसिस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये 2 चीज अगर जो अवॉइड करता है, आगे चलकर उसका वही हाल है कि एक बिल्डिंग है, बड़ी खूबसूरत बनी हुई है, लेकिन उसकी नींव बहुत कच्ची और कमजोर है। तो जरा से झटके पे क्या हो जाएगी? बिल्डिंग गिर जाएगी। तो जरा सा ही पेपर ट्विस्ट होता है और वो खत्म हो जाते। क्यों? क्योंकि सिलेबस के बिना तुम किसी किताब को जान ही नहीं पाओगे कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तुम कभी न्यूज़पेपर पे मास्टरी नहीं कर पाओगे, तुम कभी भी आंसर राइटिंग अच्छे से नहीं कर पाओगे, क्योंकि टॉपिक ओवरलैप हैं। मुझे पेपर के हिसाब से आंसर राइटिंग करना होता है। मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो के नीचे लिंक दे। मैंने देश में सबसे लंबा, सबसे कंप्रीहेंसिव सिलेबस एनालिसिस किया है। ओजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप पे भी जा सकते हो, या यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाकर आप मेरी सिलेबस एनालिसिस की 16 से ज्यादा क्लासेस देख सकते हो, क्योंकि इसके बिना तुम्हारी तैयारी की शुरुआत नहीं होगी। मुझे सबसे पहले बताओ, इस क्लास में ऐसे कितने लोग हैं जिनकी सिलेबस पर कमांड है? दिल पर हाथ रख के कहना,
झूठ मत बोलना। मुझे सभी से मैसेज चाहिए, कितने ऐसे लोग हैं जो दिल पर हाथ रख के कह सकते हैं, सैकड़ों की संख्या में बच्चे मुझे देख रहे हैं, कि सिलेबस एनालिसिस पे मेरी कमांड है, और अगर ऐसा है तो मैं क्वेश्चन पूछूंगा। मैं उतने लोगों का जवाब चाहता हूं कि यह पार्ट कहां है और इसका मतलब क्या है। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने सिलेबस एनालिसिस का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर उसको जोड़ लेना। कितने लोग हैं मुझे दिल से कहें, अगर नहीं तो मुझे मैसेज करें। जब इसका समाधान है टीचर से, डॉक्टर से और वकील से, कभी कुछ छुपाना नहीं। जिसने बीमारी छुपाई वो बहुत लंबा बीमार पड़ा। तो बताओ मुझे, इतनी बड़ी संख्या में आप कह रहे हो नहीं। सोचो, अगर आप यहां इसलिए इस चैनल पे क्योंकि आपके मन में आईएएस बनने की चिंगारी है, नहीं तो अभी तुम अपने घर पे आराम कर रहे होते, लंच का टाइम है, खा के सो रहे होते, लेकिन तुम्हारे मन में एक आग है। तो मुझे बताओ कि सिलेबस एनालिसिस नहीं किया। सोचो, इसके बिना तैयारी का कोई मकसद नहीं है, कोई मतलब नहीं है। और मंडे से जो लोग मेरे साथ फाउंडेशन बैच में जुड़े हुए हैं या जुड़ेंगे, सभी टीचर्स आकर अब अपना सिलेबस एनालिसिस करेंगे। हर टीचर ओजांग के एनी टाइम लर्निंग ऐप पे डाउनलोड कर लेना, एडमिशन नहीं लिया तो ले लेना, आगे बताता हूं। तो ये दो चीज के बिना अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर नहीं पढ़ोगे तो फिशिंग नहीं कर पाओगे कभी भी। आप ये हुकिंग क्या होता है, हुक करना, वो आप मेथड ही नहीं सीख पाओगे। किताबें पढ़ते चले जाओगे, किताबें दिमाग के अंदर आएंगी और बाहर निकलती चली जाएंगी। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर नहीं पढ़ रहे हो तो आपको यूपीएससी का ओरिएंटेशन, बातचीत करने की स्टाइल कभी भी नहीं दिखाई पड़ेगी, कभी भी नहीं दिखाई पड़ेगी। इसका सॉल्यूशन मैं भी आपको देता हूं। तो अगर यह चीज नहीं है आपके पास तो मैसेज करो कि सर हमें सारी एनालिसिस चाहिए, आपको मिल जाएगा। लेकिन मुझे आप नंबर बताते जाओ कौन कौन इतने स्टेप छोड़ रहा है, तो आप लास्ट में समझ जाओगे सक्सेस आपकी मिलेगी नहीं। जितने भी आईएएस टॉपर से मिला हूं सभी लोग सिलेबस के मास्टर होते हैं और दूसरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को वो बार बार पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते, इससे उन्हें अंदाजा हो जाता है किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। राइट? तो यस या नो? चलिए दूसरे पे बात करते हैं, दूसरे गद्दार के बारे में जो आपसे आपका सिलेक्शन रोकता है। अब डोंट संख्या 2, दूसरा गद्दार, डोंट प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस साइमल्टेनियसली, यानी एक साथ प्रीलिम्स और मेन को तैयार ना करना, एक साथ ना करना। सर पहले मेंस कर लें फिर प्री करेंगे, कब? कितने ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं कि प्री और मेंस अलग अलग हो सकता है? मैं आपको इसका जवाब देना शुरू करूंगा। कितने ऐसे लोगों को लगता है कि प्री और मेंस यानी कि प्री की परीक्षा, मुख्य परीक्षा को अलग अलग तैयार करना चाहिए? ये टाइम का ओवरलैपिंग, मैं बताता हूं क्यों। जब आप यूपीएससी की तैयारी करते हो, जब यूपीएससी की तैयारी करते हो तो हिस्ट्री यानी इतिहास, ज्योग्राफी, पॉलिटी यानी राज्य व्यवस्था जो कि सिलेबस का बड़ा हिस्सा है, इकोनॉमी और साइंस और करंट, ये ऐसे पार्ट हैं जो प्री और मेंस के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ये दोनों कॉमन हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, साइंस, करंट। ठीक है, और करंट में काफी कुछ, बहुत कुछ आ जाता है। तो ये प्री और मेंस के कॉमन पार्ट हैं, इनको अलग अलग करके कभी भी नहीं पढ़ा जा सकता। इनको जो है क्या होता है, डेवलप किया जाता है। कोई मजबूरी है, आप नहीं जानते हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर आप जागरूक हैं, आपने प्लानिंग कर ली है, आप जो है वो आगे बढ़ना चाहते हैं, आपकी सिचुएशन आपके फेवर में है, तो आपको प्रीलिम्स और मेंस के टॉपिक्स को एक साथ पढ़ना चाहिए, क्योंकि दोनों का नेचर अलग होता है। आप इसको एग्जाम ले रहे हो, मैं इसको नेचर कहता हूं। प्रीलिम्स बेसिकली कॉन्सेप्ट पे फोकस करता है, मेंस आपकी आंसर डिलीवरी पे फोकस करता है। क्लियर है? तो इसमें क्या होगा, आपको अपना टाइम सेव करना होगा। और ये हो गया डायरेक्ट, इसको बेसिक बिल्डिंग। इसके बाद इसके डेरिवेटिव सब्जेक्ट आते हैं। जब आप डेरिवेटिव सब्जेक्ट्स में जाते हो तो इकोनॉमी, पॉलिटी, करंट को मिलाकर आप आईआर का सब्जेक्ट तैयार करते हो, इंटरनल सिक्योरिटी तैयार करते हो।
तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये बेसिकली डेरिवेटिव सब्जेक्ट यानी व्युत्पन्न सब्जेक्ट कहलाते हैं। ये इन्हीं से निकल कर गए हैं। जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हो तो आप जियो पॉलिटिक्स के बारे में जान जाते हो, पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ, श्रीलंका के साथ, म्यांमार के साथ हमारे रिश्तों में क्या चल रहा है, उसको हम आईआर के फॉर्म में पढ़ते हैं, लेकिन वो ज्योग्राफी के बिना संभव नहीं है। तो इसको डेरिवेटिव हम सेगमेंट कहते हैं। तो कितने ऐसे स्टूडेंट हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि वो प्री कम मेंस एक साथ तैयारी कर रहे हैं? कितने ऐसे स्टूडेंट हैं? और जिन्होंने नहीं अभी अगर किया है तो आज महाशिवरात्रि पर जो फीस 6,999 हो गई थी 6,999 फाउंडेशन में, वो आज हम 5,999 यानी 1,000 का डिस्काउंट देते हुए हम इसको लेकर आ रहे हैं। 1,000 रुपए का डिस्काउंट आज महाशिवरात्रि के दिन हम यहां दे रहे हैं, और वापस जो है शिवरात्रि के ऑफर में 5,999 में प्रीलिम्स कम मेंस का यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में ये बैच है, ये हम यहां पर लेकर आ रहे हैं। बाइलिंगुअल बैच है, ऑनलाइन ओजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप पे क्लास चलेगी। 27 फरवरी से क्लासेस शुरू हो रही है और सभी टीचर अब सिलेबस एनालिसिस की क्लासेस के लिए आ रहे हैं। तो इसमें जो जो टीचर पढ़ाएंगे वो सभी अपना सिलेबस एनालिसिस यहां पर करेंगे। तो जो लोग अभी नहीं जुड़े हैं और महाशिवरात्रि ऑफर का इंतजार कर, जिन्होंने 6,999 में वो एडमिशन लेने में दिक्कत हो रही थी, 5,999 में आज के लिए वो इसके साथ जुड़ सकते हैं। आप फॉर्म भी भर सकते हो, आप दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हो, और आप जो है वो बता सकते हो कि यस वी वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस बैच। तो चलिए भोले बाबा का नाम लेके शुरुआत करते हैं आईएएस प्री कम मेंस बैच में। 600+ आवर्स के लेक्चर यानी पूरे साल भर का लेक्चर आपको यहां पर मिलेगा। आइए, तीसरी सबसे बड़ी गलती, ये मैं जब लबासना हर साल जाता हूं अपने स्टूडेंट से मिलने जो सक्सेसफुल ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो कहते हैं कि सर एक काम प्लीज हर बार बच्चों को बोलिए। वो कहते हैं प्लीज सर बोलिए, कि उनसे बोलिए लिखो लिखो लिखो, जितना हो सके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो, जितना हो सके। बोला ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने देखा होगा श्रुति और मेरा इंटरव्यू, तो उसने एक लाइन बड़ी प्यारी बोली थी कि सर अभी वही मैंने एक ऐसे ही बात पूछा कि भैया सबको बता दो कि कैसे सक्सेस होना है। बोला क्लासिकल मेथड से ही सक्सेस होंगे, मतलब जो पढ़ो उसको लिखो, जो पढ़ो उसको लिखो। ठीक है, कितने ऐसे लोग हैं, मैंने एक सेगमेंट प्रोडक्टिविटी बूस्टर निकाला था बैच कि 3 चाय 3 आंसर, कितने लोग इसको फॉलो करते हैं? चाय तो एक बहाना है कि कोई भी ऐसा काम जिसमें 7 से 8 मिनट लग रहा हो और वो ऑटोमेटिक हो रहा है, उसके लिए ज्यादा कुछ सोचना नहीं। कोई कॉफी पीता है, कोई चाय पी रहा है, लस्सी पी रहा है, लेकिन उतने समय आपने क्या किया, एक आंसर लिखकर बाहर कर दिया। कितने ऐसे लोग हैं जो आंसर प्रैक्टिस करते हैं? ये देखा गया है कि मेंस में फेलियर का बिगेस्ट रीजन 1750 मार्क्स में फेल होने का बिगेस्ट रीजन होता है अवॉइडिंग आंसर राइटिंग। और यह बीमारी बहुत बड़ी है, मोर देन 80% स्टूडेंट इस बीमारी से ग्रसित हैं। कभी कभी जोश में आकर 1-2 पेज लिख लिया, इसके बाद वो लिखना नहीं चाहते हैं। मुझे बताएं कितने लोग इस अवॉइड स्ट्रेटर, इस गद्दार, अपने अंदर छुपी हुई गलती को, कितने लोग हैं जो डेली न्यूनतम 3 से 4 आंसर राइटिंग करते हैं, भले चाहे वो 150 वर्ड की हो, 200 वर्ड की हो, सिंपल से टॉपिक्स की हो। कितने ऐसे लोग हैं जो डेली 3 to 4 आंसर राइटिंग अपनी प्रिपरेशन के डे 1 से शुरू करते हैं। और मैं ये तक कहता हूं आंसर राइटिंग नहीं कर पाओ तो राइटिंग तो करो। आज आप पहले दिन, आज आपने क्लास की, आज मैंने क्या सीखा, बस यही लिख दो। इसके पीछे का विज्ञान में बहुत लंबी क्लास में इसी YouTube चैनल पे बता चुका हूं। और आप लोगों से मेरा निवेदन है, आप में से बहुत से लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब करें और टीम को कॉल करके कहे कि मुझे प्लेलिस्ट दीजिए ओजांग सर की, जहां उन्होंने आंसर राइटिंग के स्ट्रक्चर्स बताए हैं, कैसे कैसे किया जाता है, क्या दिक्कतें हैं। आप फॉर्म भर सकते हैं, हम ग्रुप में आपको उसके लिंक भेज देंगे कि आप कैसे आंसर राइटिंग का जो हमारा ब्रेन है, मोटर एक्टिविटी है, वो क्यों जरूरी है। कितने ऐसे स्टूडेंट हैं, मुझे सब लोग मैसेज करें, सारे के सारे का मैसेज चाहिए, सैकड़ों की संख्या में मुझे मैसेज चाहिए, कितने लोग इस बीमारी का शिकार हैं, अवॉइड करते हैं। अवॉइड वर्ड पे ध्यान दो, अरे छोड़ यार आज नहीं, अभी पढ़ लें यार, आज तो 20 चैप्टर पढ़ने हैं, 20 पेज पढ़ना है। कितने लोग अवॉइड करते हैं, मुझे ईमानदारी से बताओ, मुझसे झूठ ना बोलना। इलाज मैं तुम्हें अभी दे दूंगा, अभी 5 मिनट में इसका इलाज दे रहा हूं। कितने लोग हैं जो आंसर प्रैक्टिस करते हैं और कितने लोग अवॉइड करते हैं, नहीं यार छोड़ो जाने दो बाद में। शाबाश,
कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ। अब सोचो, तुम युद्ध में उतर चुके हो, तुम्हारा कॉम्पिटिटर पिछली बार आईआरएस निकाल चुका है, यूपीएससी एक बार रैंक कम थी, इस बार आईएएस बनने का सपना देख रहा, तुम्हारी सीट खाएगा कि नहीं खाएगा मुझे बताओ। वो उन गलतियों को अवॉइड कर रहा है और तुम वही गलतियां कर रहे हो, और फिर तुम कहते हो कि साहब मेरा सिलेक्शन नहीं होता। तो अगर तुम्हें इतना डर था तो अपने मां बाप को सपना दिखाया क्यों था? राइट? एक छोटा सा सॉल्यूशन दे रहा हूं, चले जाओ ओजांक टेस्ट प्रैक्टिस की ऐप पर, ऐप डाउनलोड कर लो और वहां मेंस आंसर प्रैक्टिस को क्लिक कर दो। डेली अब छोटे छोटे क्वेश्चन मेरे द्वारा बनाए गए, इसमें करंट अफेयर्स के टेस्ट हैं, 2 इस पे टेस्ट। ठीक है? अशोक को भारतीय इतिहास में एक विलक्षण राजा क्यों कहा जाता है? बड़ी सिंपल सी बात है, आप में से हर कोई 10th क्लास में 8th क्लास में पढ़कर आया होगा। बताओ, पहला ही क्वेश्चन इसमें है, व्हाई इज अशोका रिगार्डेड एज अ यूनिक किंग इन हिस्ट्री? ऐसी क्या बात तुमने सुनी है? क्या बात थी? कलिंग वॉर के बाद उसने तलवार रख दी, अहिंसा को अपना लिया, प्रशासन को अच्छा किया। कितने लोग इसका जवाब दे सकते हैं? इतने बच्चे मुझे देख रहे हैं, आज मुझे सबका आंसर चाहिए। इस पे क्लिक करोगे, जब इस पे क्लिक करोगे तो क्या होगा? आप जाके इस पे अपलोड करो, देखिए कितने लोग मुझे जो है इसका जवाब देते हैं। देखिए, ये देखिए, कुछ बच्चों ने इसका जवाब भेज भी दिया है, कुछ बच्चों ने इसका जवाब भेज दिया। आप फोटो भी खींच के भेज सकते हैं और आप दूसरों के आंसर भी चेक कर सकते हैं, आप दूसरों के आंसर भी चेक कर सकते हैं। चलिए मुझे बताइए, ओजांक टेस्ट प्रैक्टिस आपकी ऐप है, मोबाइल में अभी डाउनलोड कर लेना और जाकर क्वेश्चन का जवाब देना। चले जाना करंट अफेयर्स में, इसमें मेरा असाइनमेंट भी आने वाला है, बेसिक असाइनमेंट आने वाला है कि आप में से कितने लोग इसका जवाब दे सकते हैं। चलिए देखते हैं, रोज प्रैक्टिस करो, रोज क्वेश्चन हम दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, आओ और प्रैक्टिस करो। करोगे? प्रॉमिस? क्योंकि योद्धा जो वचन ले लेता है, योद्धा हमेशा उस वचन का पालन करता है। तय है? फ्री ऑब्जेक्टिव टेस्ट दे सकते हो, अपनी रैंक चेक कर सकते हो। पहले मुझे बताओ, मेंस आंसर प्रैक्टिस कौन कौन करने जा रहा है? इन सवालों के जवाब आज कौन देने जा रहा है? बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन मैंने रखे हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन। वादा करो, मैसेज नहीं आ रहे हैं, डर के मारे फट्टुओं की हालत खराब है, लिख देंगे तो पकड़े जाएंगे। आज यहां पकड़े जाओ, हम बना ले जाएंगे। यूपीएससी ने पकड़ा ना तो सपनों के साथ साथ तुम्हारे मां बाप की सारे पैसे भी खा जाएगा, वो सब बर्बाद कर देगा, वो याद रखना, सब खा जाएगा। तो चलिए अगले हिस्से पे बात करते हैं। रेडी? अगला गद्दार, डोंट चूज ऑप्शनल वाइजली। वैकल्पिक विषय को तो हम सबसे फालतू समझते हैं, 500 मार्क्स का होता है, 500 मार्क्स, 500। और मैं इसको कहता हूं यूपीएससी का गेटवे है। जिसने 300 प्लस मार्क्स टच कर लिया, कोई माई गलाल उसको फाइनल लिस्ट में आने से रोक ही नहीं सकता, क्योंकि इसका सिलेबस स्टैटिक होता है। और ऑप्शनल मैंने क्या लिया? वाइजली, यानी बुद्धिमानी पूर्ण से जो है चुनना है, बुद्धिमानी से चुनना है। तो बुद्धिमानी से कैसे चुनते हैं? अरे वो फलानवा ने जो है, एक बच्चे ने में से हिंदी मीडियम के बच्चे ने फोन किया, बोला सर इस बार का जो टॉपर है उसने मैथ्स लिया था, हम भी गणित लेंगे। मैंने कहा क्यों लोगे? किसी आईआईटी से पढ़कर आए हो, टॉप यूनिवर्सिटी से? बोला नहीं, लेकिन वो टॉपर बन गया क्योंकि उसने मैथ्स लिया था। अरे क्या बातें कर रहे हो तुम? उसने मैथ्स लिया था, उसमें उसका इंटरेस्ट था, इसलिए वो टॉपर बना। वो टॉपर था, मैथ्स ले लिया, इसलिए मैं मैथ्स ले लूंगा। मैंने कहा मीडियम क्या? उसने कहा हिंदी। मैंने कहा मार्केट में आज मेरे कहने से चले जाओ और रेफरेंस बुक ढूंढ लाओ, रेफरेंस किताबें खरीद लाओ। गया, अगले 1-2 दिन बाद फोन आया, सर नहीं मिल रही, 1-2 किताब छोड़कर कोई किताब ही नहीं मिली। मैंने कहा पढ़ोगे कैसे? बोला सर बचा लिया आपने। तो हम क्या होता है, देखा देखी करते हैं काम। हमें क्या करना होता है, अपनी इंटरेस्ट जिसमें आप लंबे समय तक फोकस कर सको, टीचर की बात समझ सको, किताबें आसानी से उपलब्ध हो, नोट्स आसानी से उपलब्ध हो, प्रैक्टिस टेस्ट उपलब्ध हो, तब कहीं जाकर मैं क्या कर पाऊंगा, इसमें अपना सब्जेक्ट डोमेन लेकर आ पाऊंगा, तब जाकर मैं ये काम कर पाऊंगा। राइट? और जो भी बच्चे हमारे साथ ऑप्शन में जुड़ना चाहते हैं, आज महाशिवरात्रि के ऑफर में जो भी क्लासेस चल रही हैं, सोशियोलॉजी, समाज शास्त्र, हिस्ट्री, इतिहास, पीएसआईआर, राजनीति विज्ञान, हिंदी साहित्य और भूगोल,
ये सारी क्लासेस 50% के डिस्काउंट पर 18 से 20 तारीख तक उपलब्ध है। जो क्लासेस चल रही हैं सारी रनिंग में है, आपको ये क्लासेस मिल जाएंगी। इसकी फीस 30,000 रुपए है सभी की, और वो 3 दिनों के लिए मात्र 15,000 रुपए में मिलने जा रही है। मात्र 15,000 रुपए में। कौन से है? सोशियोलॉजी ऑप्शनल है, हिंदी इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल है, समाजशास्त्र, इतिहास, PSIR, हिंदी, हिंदी साहित्य और भूगोल। तो जिसको भी इसके साथ चाहिए वो इसके साथ जोड़ सकता है। नंबर है 8750711100 11100। इसके साथ आप जोड़ सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं और इस शिव जी के आशीर्वाद से अपनी कहानी को शुरू कर सकते हैं। यह मेरी तरफ से सबसे बड़ा गिफ्ट है। 50% ऑफर उठा लीजिए। 18, 19, 20 3 दिन तक आपको ये मिल जाएंगी। तो सोचना किस बात का। और हिंदी साहित्य के टीचर, एक जाने माने पत्रकार है, 15 साल तक उन्होंने काम किया, निबंध की किताब लिखी है, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बुक, सबीर आत्मज मिश्रा जी। क्या ल्यूसिड तरीके से पढ़ाते हैं, जबरदस्त है। तो चलिए अगले गद्दार को जरा पकड़ते हैं। तो 5, जिसको मैं हमेशा कहता हूं, इसके बिना तो आगे तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे। इग्नोरिंग टेस्ट एंड RSM। ठीक है, मैं पढ़ूंगा। तो हम लोग जब क्लास में पढ़ते हैं तो फॉरवर्ड स्टडी मेथड के साथ होते हैं, यानी आगे पढ़ते चले जाते हैं, सिलेबस पूरा करते हैं, है ना। यानी हम फेंकते चले। तो जब किसान जब खेत में बीज बोता है, तो जब आप किताब पढ़ते हो, टीचर से आप जो लेक्चर करते हो अटेंड, तो क्या करते हो? बीज बोते हो। लेकिन क्या किसान फसल को बो के छोड़ देता है? क्या काम करता है? तुम क्या काम कर रहे हो? तुमने फसल को बो दिया। लास्ट में किसान क्या करता है? जब फसल पक जाती है तो क्या काम करता है? उसको लाभ कैसे मिलेगा? उसने जो परिश्रम किया उसका आउटपुट कैसे मिलेगा? उसका घर कैसे चलेगा? कैसे चलेगा मेरे भाई? कैसे चलेगा? फसल को काटेगा, उसको गट्ठर बनाएगा, प्रोसेस करेगा, है ना। गेहूं की दवाई होगी, धान की कुटाई होगी, और उसको बोरे में पैक करेगा। हां या ना? यानी जो उसने बोया है वो उसको अपने पास वापस लेकर आता है, या फसल में छोड़ देता है। आपसे सबसे बड़ी गलती होती है, आप छोड़ देते हो उसको। अरे सर मैंने किताब पढ़ ली। अच्छा, तुमने खुद को चेक किया कि मेरे क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं? तुमने टेस्ट लगाया, RSM किया, रिवर्स स्टडी मेथड, कि चलो फसल जो है उसको प्रोसेस भी तो करते हैं, जरा जांचते भी है कि इतिहास पढ़ा, भूगोल पढ़ा, पॉलिटी पढ़ा, लाओ उसको चेक तो कर ले। कितने लोग हैं जो डेली टेस्ट देते हैं? डेली ऑब्जेक्टिव टेस्ट, चाहे 10 ही क्वेश्चन हो, 20 क्वेश्चन हो, डेली कितने लोग टेस्ट देते हैं? डेली, आदत की तरह। चलो 10 क्वेश्चन कर लेते हैं। मुझे सभी लोग जवाब दें, ये किसका गद्दार है? मुझे बताइए। यस सर, डोंट 5 मेरी प्रॉब्लम है। बताइए, डोंट 5 प्रॉब्लम या नो प्रॉब्लम? मैसेज करिए, प्रॉब्लम या नो प्रॉब्लम। आज आपको समझ में आएगा। सेम किताबें श्रुति शर्मा के पास भी थी, सेम समय श्रुति शर्मा के पास भी था। उसकी मुश्किलें और तुम्हारी मुश्किलें सेम थी, सेम दिमाग था, सेम सपने थे, लेकिन वो सफल हो गई और बाकी लोग सफल नहीं हो पाए। यही अंतर होता है, यही अंतर होता है। प्रॉब्लम है? बताइए मुझे, सभी लोग कमेंट करिए। कमेंट ही नहीं आ रहे हैं, चलिए बताइए। डर लगता है, घबराहट होती है, अरे यार नहीं हुए तो डिप्रेस हो जाएंगे। क्यों क्यों छुपा रहे हो? सीधे चले जाओ OTP पे, यहां टेस्ट वर्ड है, फ्री ऑब्जेक्टिव टेस्ट दिखाई पड़ रहा है, ऐप डाउनलोड कर लेना आज। फ्री ऑब्जेक्टिव टेस्ट, रोज उठो, रोज 10 क्वेश्चन जा रहे हो। अगर आप कहोगे हर संडे ऑल इंडिया फुल लेंथ टेस्ट मैं करा दूंगा आपके लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट। हर संडे ऑल इंडिया मॉक टेस्ट मैं करा दूंगा। आप बस इसको डाउनलोड करो, डाउनलोड करो। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं बता दूं उनको, और उनके लिए जबरदस्त ऑफर है। 99 रुपए से भी कम पर्सेस,
699 में कॉम्बो पैक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस टेक, करंट अफेयर्स, पॉलिटी, रीजनिंग, मैथ, 4000 से ज्यादा क्वेश्चन ओटीपी पे, प्रहार के नाम से मार दो, प्रहार करो यूपीएससी पे। और जो लोग अपना बेसिक ठीक करना चाहते हैं, वो एनसीईआरटी आत्मनिर्भर टेस्ट है, मात्र 499 में। और अब हमने लॉन्च कर दिया स्पेक्ट्रम। आपको पता है कि प्रीलिम्स के लिए स्पेक्ट्रम, ज्योग्राफी, मॉडर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका टेस्ट भी हमने लॉन्च कर दिया। जाइए और टेस्ट दीजिए। ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस अपने ऐप में डाउनलोड कर लीजिए। 2 ऐप आपके पास होनी चाहिए, एक ओजांग एनी टाइम लर्निंग और दूसरा ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस। डेली टेस्ट दीजिए, चाहे मेंस का हो चाहे प्री का हो। देखूंगा वो जो अशोक का क्वेश्चन है, आज मैं देखता हूं कितने ऐसे फट्टू हैं जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया। योद्धा तो जिनकी भुजाओं में फड़क रहा है, वो क्लास खत्म होते जाके टेस्ट देंगे। पहले आज ऐप डाउनलोड करेंगे, पहले टेस्ट देंगे। वो जैसे संख्या बढ़ेगी हमें पता चल जाएगा कि हां, इन योद्धाओं के खून जो है उबल रहे हैं, ये झूठे नहीं हैं। और जो झूठे होंगे वो आज पकड़ में आ जाएंगे। अपने मां बाप को वो 2 साल तक बेवकूफ बनाने के लिए आए हुए हैं। वो कहेंगे अरे पापा पढ़ रहा हूं, मंच है लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा। अरे ऐसे योद्धा का क्या फायदा जिसकी कमर में तलवार लटकी हो और उसकी कमर हिल रही हो। तुम समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं? तुम समझ गए? तो ऐसे योद्धा मत बनना। युद्ध करने उतरे हो तो जहां मौका मिले अपनी क्षमता को दिखाओ, जहां मौका मिले क्षमता को दिखाओ। और यही कारण है स्कॉलरशिप टेस्ट, जो कॉन्सेप्टर में स्कॉलरशिप चाहते हैं, 21 तारीख को, 21 फरवरी को हम लॉन्च कर रहे हैं ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट। कॉन्सेप्टर के लिए निःशुल्क है। ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस पे आओ और उस सुबह 11 बजे टेस्ट देके दिखाओ। 11 बजे टेस्ट देके दिखाओ, देखे कितने लोग स्कॉलरशिप चाहते हैं, अपनी टैलेंट के दम पर जो जुड़ना चाहते हैं। चलिए, लैक ऑफ रिवीजन। किसके किसके टाइम टेबल में रिवीजन का टाइम टेबल नहीं है कि अगर मैं 4 घंटे पढ़ा तो मुझे 1 घंटे रिवीजन करना ही करना है। जो पढ़ा वो रिवाइज करना है, उसके वॉइस लेक्चर बनाने हैं, उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। किसकी जिंदगी में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है? यकीन मानो, निगेटिव मार्किंग कराने में ये सबसे बड़ा उस्ताद है, सबसे बड़ा गद्दार है। तुम एग्जाम में जाओगे, कितनी बार हुआ सर अरे यार ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, वो किताब के कोने में लिखा था लेकिन नहीं हो रहा है मेरे से, और आप गलत निशान लगा के चले आते हो, माइनस मार्किंग करा के चले आते हो। लैक ऑफ रिवीजन की वजह से आपको कितनी बार ऐसा लगा कि इससे पहले तुमने कोई कंपटीशन दिया, तुम्हारे हाथ से मौके छीन लिए गए। ये गद्दार किसका है? अगर है तो आज रिवीजन के लिए टाइम निकाल लो। रात में सोने से पहले मोबाइल फेंक दो, लेकिन रिवीजन को अपने पास लेकर आओ। जो पढ़ा है उसको मनन करें। मन के अंदर एक व्हाइट बोर्ड बनाओ। सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूं, बिस्तर पे थक गए हो, लेट जाओ, बैठ जाओ और मन के अंदर एक व्हाइट बोर्ड बनाओ और जो चीज है उस पर सोचो कि तुम एक टीचर हो, इस पर लिख रहे हो। जो तुमने रिवीजन किया उस पर लिख के देखने की कोशिश करो। बेस्ट मेथड है, बेस्ट मेथड है। तो मुझे सब लोग बताओ ये गद्दार किसका है जो उसकी सक्सेस को रोक रहा है? तो अगर नहीं है तो कम से कम 1/4 यानी 1/4 टाइम रिवीजन के लिए निकाल लो। आज पता चल रहा है तुम सक्सेस क्यों नहीं हो रहे हो। और मुझे अभी इस क्लास के अंत में बताना स्कोर क्या है, बताना स्कोर क्या है। अब बात करते हैं 7वें गद्दार की, वो जो तुम्हें अंदर से खोखला करता है। एक्सेसिव टाइम फॉर न्यूज़पेपर। तुम कहोगे सर न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है। मैं ऐसे ऐसे स्टूडेंट से मिला 2-2 घंटे अंग्रेजी ना पढ़ पाने के कारण या किसी और कारण से क्या हो रहा है उनके साथ, वो न्यूज़पेपर ही नहीं पढ़ पाते। वो पढ़ते रहते 2-2, 3-3 घंटा लगा देते हैं। अरे तुम जब न्यूज़पेपर में इतना टाइम लगा दोगे तो तुम बाकी सब्जेक्ट कब पढ़ोगे? तुम्हें एक लिमिटेड टाइम लगाना है और अपने सिलेबस या जो पहला था उसके अकॉर्डिंग न्यूज़ पे कब्जा कर लेना है। क्या जीएस पेपर 1 है, क्या जीएस पेपर 2 है, क्या जीएस पेपर 3 है, मुझे कब्जा कर लेना है इस पे। कौन ऐसे लोग हैं जो एक्सेसिव टाइम यानी जरूरत से ज्यादा समय न्यूज़पेपर में बिता देते हैं क्योंकि वो स्ट्रगल करते रहते हैं। इंग्लिश का कोर्स तुम्हें पता है कि हमारे यहां रवि बजाज सर का है, वो अब उन्होंने जो है स्पीकिंग कोर्स लॉन्च कर दिया 499 रुपए महाशिवरात्रि के ऑफर पे। और कितने लोग हैं द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस नहीं पढ़ पाते, नहीं पढ़ पाते तो दीपक सर लेकर आए हैं 199, जो 500 का कोर्स था 199 पर मंथ में
400 रुपए तो खाली द हिंदू खरीदोगे तो बिना पढ़े भी रखोगे घर में तो 400 रुपए लग जाते हैं। 199 रुपए में लेकर आ रहे हैं। क्या है? ठीक है, लाइव क्लासेस प्लस पीडीएफ नोट्स प्लस 360 डिग्री कवरेज ऑफ सिलेबस, मेंस का डेली क्वेश्चन, प्री का क्वेश्चन, मैपिंग के क्वेश्चन। ठीक है, यूपीएससी के अकॉर्डिंग जो भी टॉपिक्स है वो डेली के डेली कवर कराएंगे। कितने में? 199 रुपए महीने में। तो टीचर वो तुम्हारा कवर करा दे रहा है, खत्म है मामला। जाओ तुम आराम से जो है वो अपना काम करो, तुम आंसर राइटिंग करो, डेली टेस्ट लगाओ, ये सारी चीजें वो कवर कर रहे हैं। क्लियर है? एडिटोरियल पढ़ा रहे हैं तुम्हें, न्यूज पढ़ा रहे हैं। तो चलिए, सोचना किस बात का, वो भी न्यूज़पेपर की दाम से भी कम में। 400 रुपए तो हिंदू आता है महीने भर का, 199 रुपए में पढ़ा रहे हैं। जुड़ जाइए, शुरू करने वाले हैं ये मार्च के फर्स्ट डे से। तो अब सोचना किस बात का, सॉल्यूशन है आपके पास। लास्ट में सबसे बड़ी बात, एनसीईआरटी बिल्डिंग ब्लॉक्स है। एनसीईआरटी आपकी अंडरस्टैंडिंग का सबसे आधारभूत तत्व है। कई लोग कहते हैं एनसीईआरटी की कोई जरूरत नहीं है। सवाल है, तुमने खुद को चेक किया कि तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है? तुम्हारी स्कूलिंग बहुत अच्छी हुई है, तुमने अपने स्कूल के दिनों में बहुत अच्छे से किताबें पढ़ी थी, तुम क्लास के बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे हो, सारे असाइनमेंट पूरे किए हैं, तो तुम्हें जरूरत नहीं है क्योंकि तुम अपने स्कूल में पढ़कर आए हो। लेकिन तुम एक ऐसे विद्यार्थी हो जिसने जिंदगी में एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, जिसके स्कूल में मास्टर कभी कभी दिखाई पड़ते थे एक्सटिंक्ट स्पेसीज की तरह, जो कभी भी बहुत सीरियस असाइनमेंट होना, सीरियस जो है लर्निंग प्रोसेस में लेकर आना कभी नहीं पता। मास्टर साहब का रट लो, लास्ट में जाकर जो है स्कूल में कुंजी से ये दे आना। अगर तुम वहां के स्टूडेंट हो तो तुम्हारे लिए मस्ट है, क्योंकि तुम सब्जेक्ट का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जानते ही नहीं हो, जानते ही नहीं हो कि क्या है। तो अगर ऐसा है तो एनसीईआरटी को अपना कोर एरिया बना लो। पहले खुद को जांचो। अरे डॉक्टर जो होता है, तुमने कभी सुना कि बीमारी तुम्हें हो, तुम्हारा रिश्तेदार कोई जाए बोले साहब मेरा पेट चेक कर लीजिए, मेरा पेट चेक कर लीजिए, और मेरा जो भतीजा उसको दवाई दे दीजिए। कभी तुमने सुना ऐसा कि देखिए यहां उसके दर्द हो रहा है, यहां मेरा सर चेक कर लीजिए, या मेरा बुखार नाप के उसको दवा दे दीजिए? कभी तुमने सुना ऐसा होते हुए? कभी देखा? नहीं होता प्रैक्टिकली में, हां या ना? तो एनसीईआरटी जो है, तुम पहले खुद को चेक करो। अगर तुम्हारी स्कूलिंग अच्छी है, एनसीईआरटी तुमने ढंग से पढ़ी है, तुमने सारे असाइनमेंट पूरे किए हैं, उसके सारे टास्क पूरे हैं, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। लेकिन तुम वीडियो देख लिया, अरे वो फलनवा बोला कि तुम्हें जरूरत ही नहीं है यार एनसीईआरटी की। अच्छा, तुमने कभी ढंग से स्कूलिंग की नहीं, मास्टर से तुम्हारा परिचय हुआ नहीं, कभी कभी स्कूल जाना हुआ है, तो तुमने उसके हिसाब से कैसे तय कर लिया? और ऐसे ही बच्चे आगे चलकर 3-4 साल बर्बाद करने के बाद वापस अपने घर लौट आते हैं और कहानियां सुनाते हैं, लेकिन तब तक सब कुछ बर्बाद हो चुका होता है। तो क्या तुम भी उन्हीं में से एक होना चाहते हो जो दूसरों के कहे सुने पर अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेना चाहते हैं? 3-4 साल बाद यह बात समझना चाहते हैं, लाखों रुपए बर्बाद करने के बाद यह समझना चाहते हैं? अगर तुम उनमें से हो तब तो समझाने का कोई फायदा नहीं है। तो अगली बार जब बहुत तेजी से बीमार पड़ना तो अपनी जगह किसी और को डॉक्टर के पास भेज देना कि जो तुम चेकअप करा लो पेट का, दवाई तो हमारी हो ही जाएगी। तो तुम्हें पता है अंत में तुम्हारा क्या होगा, कुछ दिन बाद तुम फोटो में होगे। ठीक है, तो यह बात ध्यान रखना। तो यहां पर भी क्या करना है, एनसीईआरटी को अपना कोर बनाओ, चाहे खुद से पढ़ो, और अगर नहीं टाइम है तो एनसीईआरटी आंदोलन का बैच आ रहा है, उसके साथ भी जुड़ जाओ। करना कुछ नहीं है, यहां फॉर्म दिया जा रहा है, उसको जो है भर दो, बता दो और उसके साथ जुड़ जाओ। तो आज मुझे सब लोग बताइए, ठीक है, ये 2 मार्च से बैच शुरू हो रहा है, इसके साथ जुड़ जाइए। ठीक है, अब एक सिंपल सा फंडा मुझे समझाइए, इसमें से जो मैंने आपको बताया कि जो अंदर के गद्दार हैं, जो तुम्हारे हार के जिम्मेदार हैं, इसमें से कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास ये समस्या नहीं, या कितने ऐसे लोग हैं चाहे नंबर 2 में, नंबर 4 में, नंबर 6 में, जो उन्होंने अभी तक फॉलो नहीं किया है? वो डेली आंसर राइटिंग नहीं करते, टेस्ट नहीं लगाते, रिवीजन नहीं करते। ऐसी कौन सी, मुझे नंबर बताइए कि आप में से कौन सी सबसे बड़ी प्रॉब्लम का शिकार है?
इंग्लिश स्पीकिंग के लिए रवि बजाज सर शिवरात्रि पे ऑफर लेकर आए हैं। ये 1999 का कोर्स है, 1999 को 499 में दे रहे हैं वो। आप दिए गए नंबर पे कॉल कर लीजिए 8750711100। इसको कॉल कर सकते हैं, ओजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। यस, निधि ने लिखा 3, 5 और 6। सोचो निधि, इसका इंपैक्ट कितना होता। तुम्हें पता है ये छोटी छोटी गलतियां क्या काम करती हैं? एक और चीज बताता हूं, ये कंपाउंड करती हैं। ठीक है, कंपाउंड करती हैं। ये गलतियां शुरुआत में पता नहीं चलती हैं। अरे ओजांग सर बेकार की बात करते हैं, कह रहे थे वो अशोक का आंसर नहीं लिखोगे तो तुम योद्धा नहीं कहलाओगे। इनकी बात कान से निकाल दो, कोई बात नहीं है। अरे ओजांग सर कह रहे थे 10 क्वेश्चन डेली सुबह उठ के जो है ऑब्जेक्टिव ओटीपी पे लगा दिया करो, ओजांग पर्सपेक्टिव। कुछ नहीं फर्क। अब रिवीजन में क्या रखा, पहले पूरी किताब पढ़ ले कि भाई लास्ट में जाके रिवीजन करेंगे। हैं, देख रहे हैं विनोद, ओजांग सर कैसी कैसी बात करते हैं। लेकिन अब देखो क्या होता है, इसको हम लोग कंपाउंड इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, आइंस्टाइन ने कहा कंपाउंडिंग इज ये दुनिया का 8वां सबसे बड़ा अजूबा है। अब इसकी जो है ताकत समझो। शुरुआती दौर में जब आप तैयारी कर रहे होगे, मान के चलूं कि शुरुआती दौर में ये 2 महीने के स्लॉट ले रहा हूं मैं। ठीक है, तो शुरुआती दौर में इसका इंपैक्ट नहीं पता चलेगा। ठीक है, 2 स्टूडेंट हैं, एक तुम हो एक कोई और है जो बहुत सीरियस है, बात को मेरी ध्यान से सुनता है। तो आप क्या होगा, आप दोनों शुरुआती दौर में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं दिखाई पड़ेगा। 4 महीने 5 महीने कोई खास चेंज नहीं आएगा। इसको थ्रेशोल्ड पॉइंट बोलते हैं, एक थ्रेशोल्ड पॉइंट है। ठीक है, 2 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, कोई चेंज नहीं है। ये आप है ए। एक आपका जो है वो दोस्त भी है, वो बड़ा सीरियस है अपने काम को लेके, तो उसके जीवन में भी कोई खास चेंज नहीं आएगा, वो भी ऐसे चलता रहेगा। वो भी रिवीजन कर रहा है, आप नहीं कर रहे हैं। वो डेली 2 आंसर लिख रहा है, आप नहीं लिख रहे हैं। वो डेली 10 क्वेश्चन टेस्ट दे रहा है, आप नहीं दे रहे हैं। वो सिलेबस एनालिसिस करता है, आपके पास फुर्सत ही नहीं है, बोले सीधे किताब में कूदे यार, मोटी वाली किताब में। अब जरा ध्यान से देखो, अब जरा ध्यान से देखो। ठीक है, कुछ समय बाद जो थ्रेशोल्ड पॉइंट होगा, अचानक से शुरुआत में लगेगा देखो हाउ पढ़ता रहता है, देखो हम जाके दोस्ती करते हैं, फ्रेंड सर्किल बनाना जरूरी है, सोशल स्ट्रक्चर बनाना जरूरी है, कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन जैसे थ्रेशोल्ड पॉइंट पे पहुंचोगे, यानी उसका क्या होगा, 2-2 क्वेश्चन जुड़ता जाएगा, ज्यादा नहीं, वो 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 ऐसे मिलाता चला जाएगा। ठीक है, और आपका 0 रहेगा, 0 + 0 + 0 + 0। तो क्या होगा, थ्रेशोल्ड पॉइंट पहुंचने के बाद देखना जरा क्या होगा। अचानक से जो आपका बी पर्सन है या आपका दोस्त है, वो एक ट्रेजेक्ट्री पकड़ लेगा। इसको एक्सपोनेंशियल ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। ये जो उसने क्वेश्चन लगाए थे, धीरे धीरे उसकी सब्जेक्ट पे मास्टरी बढ़ने लगी, वो कम शब्द में ज्यादा बात करना शुरू कर दे। आपने नहीं लगाया, आप उतने टाइम घूम रहे, पढ़ लिए, भाई के दिमाग में सब कुछ है, जिस दिन कलम उठाएंगे आग लगा देंगे। अब भाई ने जब जब लिखा है, वो लिखा था बाबू सोना का लेटर, फट से भागती हुई आ गई। अब तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत हाई है, क्या किया जाए इसका? बोला लिखा था, कलेजा बाहर निकाल दिया था, खून से लिख दे, मजाक बात है, उड़ान चल लेगी। तुम तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, और हो क्या रहा है, तुम धीरे धीरे डिग्रेड होना शुरू हो जाओगे। क्यों? 80% बातें हमारी 24 घंटे के अंदर भूल जाती हैं, वो गई तुम्हारे दिमाग से। तो कुछ समय बाद जो बी का ट्रेजेक्टरी पाथ है वो ये होगा, और जो तुम्हारा ट्रेजेक्टरी पाथ है वो ये होगा। ज्यादा कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ 2 क्वेश्चन लगा रहा है। 2 कप चाय पीते पीते उसने 2 क्वेश्चन लिख दिए। आप नहीं लिख रहे हो, आप 2 कप चाय पीते हो, हवा के छल्लों के साथ मस्त ले रहे हो, क्या आकृतियां बन रही, दिल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इसी में तुम जो है मस्त हो। तो ये जो डिफरेंस है, इसी को हम लोग सक्सेस गैप कहते हैं। साइंटिफिक है। कभी डेरन को पढ़ना कंपाउंडिंग इफेक्ट, तो आपको बहुत डिटेल में समझाया है। तो वहां जो तुम्हारी उड़ान छल्ले वाली बात होगी, वहां निकल कर आएगी, पहले नहीं पता चलता। तो हम लोग क्या होता है, उदाहरण देते हैं, वो देख दो माल लिखे पड़ा है, क्या हो गया उससे, क्या हो गया, अभी नहीं पता चलेगा। आफ्टर 4-5 मंथ ये चेंजेस विजिबल होने शुरू हो जाएंगे। वो बहुत एक्यूरेट बात करना शुरू कर, अपनी गलतियां छाट चुका होगा। तो 2 क्वेश्चन पर डे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 30 मिनट कुछ रीडिंग कोई बड़ी बात नहीं है, 30 मिनट रिवीजन से क्या हो जाएगा। अबे 30 मिनट बाबू सोरक चैट करें, हम छोड़ के कहीं और चली गई तो हम क्या करेंगे। तो 30 मिनट तुम तो चैट कर रहे हो, वो 30 मिनट क्या कर रिवीजन कर रहा है। लेकिन वो चीजें एड ऑन हो रही, कंपाउंडिंग होगी। तो वो जब एड ऑन हो जाती हैं और एक वे मिल जाता है, न्यूरल नेटवर्क मिल जाता है, तो क्या होता है, सडनली वो एक्सपोनेंशियल पाथ पे पकड़ लेता है, और आप सडनली उतनी तेजी से डाउन जाओगे। क्योंकि कुछ समय बाद जब आप कहीं टेस्ट देने जाओगे, मान लो किसी अंतरात्मा क्लास में टेस्ट हो गया, टीचर ने सरप्राइज टेस्ट दे दिया, तो इसका उस दिन क्या होगा, तड़ इसने आंसर दिए, और उस दिन आप कहां शुरू करें, सब तो जानते हैं, ऐसे करते जो कभी नहीं आंसर राइटिंग करते हैं। अबे मन में बहुत ख्याल आ रहे, लिखा, एक लाइन लिखा, नहीं 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 नहीं, ऐसे काटा। तुम देखना मेरे पास बहुत सी कॉपियां आती हैं, ऐसे काट दिया,
कुछ बहुत गंभीर शुरुआत होनी चाहिए। और गंभीर शुरुआत करने में बैठे रहते हैं, भाई क्या लिखे इसमें, बोले जयशंकर कहाँ गए, रसिया कहाँ गिरा दे, खत्म, यूक्रेन युद्ध खत्म करा देगा, वो इस तरह की बातें चल रही। फिर क्या होगा, जब टीचर कहेगा वेरी गुड, शाबाश, 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स दे दिए उसने, और तुम्हारा 0 बटा सन्नाटा, उस दिन तुम्हें मुंह पे तमाचा पड़े। इसमें तमाचा तुम्हें नहीं पड़ेगा, तमाचा तुम्हारी अंतरात्मा और तुम्हारे कॉन्फिडेंस को पड़ेगा। अगर मैं सही हूं तो मुझे बताना, कॉन्फिडेंस को तुम्हें तमाचा पड़ जाएगा, और तुम्हारा कॉन्फिडेंस अचानक से क्या होगा, सारा शटर टूट के खत्म हो जाएगा, अंदर बिखर जाएगा, अंदर से तुम्हें डिप्रेशन होगा, अबे यार हम एक आंसर नहीं लिख पाए, घर आके एकदम अरे आज हम बहुत दुखी, देवदास बन के घूम रहे हैं, बाबू सोना का फोन स्विच ऑफ कर दिया, जबरदस्ती लड़ाई कर ली, किसी पे भी गुस्सा निकाल दिया, और नहीं तो दारू ठेके खड़े हो गए शाम को, अबे पिएंगे तभी गम खत्म होगा, नहीं तो खत्म नहीं होगा। अरे पता चला कि क्या होगा, तुम्हारा जीवन ही खत्म होता चला जा रहा है। सो दिस इज द ट्रैजेक्टरी पार्ट, नाउ यू हैव टू चूज इट। और हैबिट्स, हमारी जो हैबिट्स होती हैं, ये जो मैंने तुम्हें आज डोंट्स बताए हैं, इसी में तुम्हारी हैबिट छुपी हुई है। ये बेसिकली हैबिट फंडामेंटल, क्योंकि हैबिट जब तक नहीं बनाओगे डिसिप्लिन नहीं आएगा। और ब्रायन ट्रेसी क्या कहते हैं, अगर डिसिप्लिन नहीं है तो सक्सेस नहीं आएगी। तो इन डोंट्स को हटाओ, इनको लेकर आओ कि भैया मुझे ये आदतें लेकर आनी, आदत होनी चाहिए। आंसर लिख रहा है तो लिखना है, कहीं भी 2 पन्ना मिला लिख दिया। यूपीएससी को मानो अपनी प्रेमिका या प्रेमी, जैसे नहीं तो प्रेमी हर समय मस्त रहता है, बाबू सोना चांद में भी चेहरा देख रहा होता है, तो तुम हर पन्ने पे अपना आंसर देखो। बहुत सिंपल सा फंडा दे रहा हूं, वो चांद में भी जरा चांद, 2 चांद, गली में आज चांद निकला, ऐसे ऐसे गाने बनाए जाते हैं, गाओ, ये उमर का गाना है, तो उमर थोड़ा सा डाइवर्ट कर दो बस उसको। जहां पन्ना देखो, जो पहले लिखते ना, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, हजारों रंग के फसाने बन गए। अब उठाओ पेपर और धड़ाधड़, अशोक की मुख्य लक्षण, सिंधु घाटी सभ्यता, दय धड़ाधड़, इन्हीं से प्यार कर लो कुछ दिन के लिए, इन्हीं से प्यार कर लो, दुनिया तुमसे प्यार करने लगेगी। तुम इन्हीं से प्यार कर लो, दुनिया तुमसे प्यार करने लगेगी। दुनिया को प्यार करने जाओगे तो ना इधर के रह जाओगे ना उधर के रह जाओगे। बड़ा सिंपल सा फंडा, बात समझ में आ गई है तो अपना लेना। तो अब तुम्हें इन चीजों की हैबिट बनानी है, और हैबिट बना लोगे डिसिप्लिन बन जाएगी, डिसिप्लिन बन जाएगी तो भैया सक्सेस कहां भाग कर जाएगी, वो तुम्हें ढूंढ रही है। इतिहास ताकतवर योद्धाओं के हिस्से पे रहा, ये थोड़े ना कहा कि इसका बाप जो है बहुत बड़ा राजा था, इतिहास उठा के देख लो, बेटे ने पूरा साम्राज्य डुबो दिया। वो तो कहती है कि तलवार किसको थामने आता है, किसकी तलवार की धार से शासन निकल सकता है। इतिहास उठा के देख लो, साम्राज्य उसके रहे, साम्राज्य उसके रहे। तो सफलता तुम्हें झक मार के ढूंढ लेगी, तुम योग्यता तो पैदा करो, सफलता अपने आप तुम्हें ढूंढ लेगी। तो चलो बढ़ चलो, सोचना किस बात का, सही कह रहा हूं। और भर दो फॉर्म, और आज जाओ जरा देखें खून उबला कि नहीं उबला, तनिक देखो, आज अशोक को भी थोड़ा लक्षित करो, देखे कितने लोग आज आंसर देते। 12 लाइक्स है अभी, शाम तक थोड़ी देर में पता चल जाएगा। और आज फाउंडेशन में 1000 रुपए डिस्काउंट है, जुड़ जाओ। ऑप्शनल के 5 ऑप्शनल में 50% डिस्काउंट, 50% का, तो पढ़ लो मस्त होके। राइट, बात समझ में आई? चलो मजा करते हैं, मिलते हैं।